दोस्तों, आज हम रशिया यूक्रेन के वार एक फॉरेन पॉलिसी की हेड पहन के डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में पहला रूल जो होता है वो होता है स्टेट। कोई भी देश, स्टेट यहाँ पे कोई देश कहा जाता है। कोई भी देश का कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हर स्टेट का एक इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से दोस्त बनाता है और दुश्मन बनाता है। परिस्थितियां बदलने पे दोस्त और दुश्मन दोनों बदल सकते हैं, लेकिन स्थिर क्या रहता है? इंटरेस्ट, उस देश का अपना इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए चाणक्य नीति के अनुसार 3-4 चीजें हमें जानना जरूरी। पहली, किसी भी देश का इमीडिएट नेबर एनिमी होता है और नेबर कंट्री एनिमी की वो फ्रेंड होती है। अब रशिया और यूक्रेन, हम इस चीज को देखते हैं। यूक्रेन को और रशिया को हम सेंटर स्टेट समझते हैं, सेंटर पावर, या उससे हम रेडियस खींचने की कोशिश करो। उसका इमीडिएट नेबर कौन है? रशिया, यानी कि नेचुरल एनिमी। ठीक। इसमें दूसरा है नेटो, या कहो यूरोप। यूरोप का नेबर वैसे तो रशिया है, लेकिन रश नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा है क्योंकि एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। फिर तीसरा कैरेक्टर इसके अंदर आता है चाइना। चाइना भी वैसे इमीडिएट नेबर है रशिया का, और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वॉल स्ट्रीट में रशिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन रशिया इसमें दोस्त है इस वजह से क्योंकि उसका नेचुरल एनिमी जो है वो है यूएसए। अब लें अगला करेक्टर, वो है यूएसए। यूएसए ना तो यूक्रेन का नेबर है ना कि रशिया का, लेकिन कई सालों से, कोल्ड वार के टाइम से ही रशिया और अमेरिका नेचुरल एनिमी है। यहाँ यूएसए काम कर रहा है पावर बैलेंसिंग वजह से, और इकोनॉमिक्स तो है ही, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कैरेक्टर है इंडिया। इंडिया चाइना का इमीडिएट नेबर है और रशिया उस चाइना का नेबर है, और हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है।
कोल्ड वार से, जब से हम अलग अलग हुए, पाकिस्तान और चाइना के, पाकिस्तान से जब हमारा झगड़ा हुआ, तो इस वजह से ट्रस्टेड पार्टनर है, उससे हम डिफेंस ऑयल नीड्स लेते हैं। तो ये हमारा स्टेज है। अब इसको समझते हैं डिप्लोमेसी में 6 तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। पहली स्ट्रेटजी होती है जिसे कहते हैं पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी कौन करता है? जब आप कमज़ोर हों तो आप खामोश रहना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए वो टूल का इस्तेमाल किया जाता है पीस ट्रीटी के नाम पे। सेकंड स्ट्रेटजी होती है, टूल होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं वार। वार कौन करता है? जब ताकत है तो वार करो। किसी को अपनी शर्तों पे लाने के लिए मिलिट्री का प्रयोग किया जाता है। नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाता है, वार की जाती है। तीसरा हमारा टूल होता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, इसको हम समझें तो ना युद्ध ना दोस्ती, यानी कि ना तो दुश्मनी कर रहे हैं ना हम दोस्ती कर रहे हैं, हम सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। वो मौका अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, और फिर जब जरूरत पड़े तो हम अपना टूल बदल सकते हैं। चौथा होता है मिलिट्री एक्सपेडिशंस का। जब आप पे ताकत है तो आगे बढ़ो और वार करो। जैसे रशिया ने की, इसको आगे भी विस्तार में समझेंगे। ठीक। पांचवा होता है सीकिंग प्रोटेक्शन। जब आप कमज़ोर हो तो किसी ताकतवर के संरक्षण में चले जाओ। छठा और आखिरी होता है ड्यूल पॉलिसी। ड्यूल पॉलिसी क्या होती है? वो देश इस्तेमाल करते हैं जो दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। भाई हम ना तेरी तरफ ना हम तेरी तरफ, हम तेरी भी बात कर लेंगे उसकी भी कर लेंगे, दोनों से संबंध बना के रखेंगे। अब जो युद्ध का स्टेज बना हुआ था वहाँ पे हमने अलग अलग करेक्टर समझ लिए। यहाँ करेक्टर्स का मतलब अलग अलग देश जो उस स्टेज पे हैं। अब कौन से देश ने क्या डिप्लोमेसी की, फॉरेन पॉलिसीज की स्ट्रेटेजी या टूल अपना रखा है, इसको समझो। यूक्रेन यूक्रेन चला गया प्रोटेक्शन में, सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम नाटो एंड वेस्ट। दूसरा रशिया रशिया है वार प्लस मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे। फिर आता है इंडिया हमारा, हम ड्यूअल पॉलिसीज में, हमने दोनों से दोस्ती कर रखी, रशिया से भी, यूरोप से भी और यूएस से भी।
हम रशिया से ऑयल लेते हैं डिस्काउंटेड, रिफाइन करते हैं और यूरोप को बेचते हैं। हमारी किसी से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं। फिर आता है चाइना। चाइना है न्यूट्रलिटी पे, प्लस प्रीस ट्रीटी कर रखी है उसने रशिया से। मतलब चाइना कहता है भैया रशिया, मैं तेरा एलाई तो हूँ, मैं तेरे को यूएन में जहाँ भी तेरे को सपोर्ट चाहिए, तुझसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तुझसे ऑयल ले रहा हूँ, तुझसे सब कुछ कर लूँगा, लेकिन तुझसे लड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने फुट्स नहीं रख रहा। अब ये समझते हैं कि ये ट्रेड के एंगल से कि ये वार क्यों किस लिए शुरू हो। रशिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर और ऑयल सप्लायर्स है। जो गैस की पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होती हुई जाती है। तो लॉजिस्टिक ट्रेड आ गया। यूक्रेन वर्ल्ड का फूड बास्केट है, सबसे ज़्यादा वीट वहीं होता है, जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल करके फूड के प्राइसेस अप एंड डाउन कर सकता है। अब ये समझिए कि अमेरिका और बाकी देश, उनके यहाँ अगर फूड की क्राइसिस होगी तो वहाँ की जनता में बेचैनी होगी, वहाँ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। उस इंस्टेबिलिटी को हटाने के लिए जो दूर बैठे हुए देश हैं, स्टेट्स हैं, वो भी नेचुरल एलाइज बन के मीडिएशन करने में कूद पड़ते हैं। जैसे अमेरिका उछल कूद मचा रहा है। दूसरी चीज जो है आर्म्स इंडस्ट्री, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। उसका बेस है इकोनॉमिक्स का। उसका जितना इंटरेस्ट उसने उधार ले रखा है वर्ल्ड से, उसका जो इंटरेस्ट होता है पे, वो इन्हीं आर्म इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। इनके प्रॉफिटों से जो टैक्सेस मिलते हैं उनसे होता है। तो अगर वार नहीं होगी तो ये कैसे बचेगी? फिर इसमें जो दूसरी बात हो रही है डी डॉलराइजेशन। रशिया ने चाइना से, इंडिया से जो पेट्रो डॉलर था उसको हटा दिया और सीधा लोकल करेंसीज में इंडिया और चाइना से व्यापार कर रहा। तो ये तो कारण थे। फिर इसके अलावा ज्योग्राफिकल कारण भी हैं। जैसे रशिया को अगर हम देखें तो उसके ऊपर फ्रोजन सीज है, उसको वार्म वाटर में जाना ज़रूरी है ताकि वो अपना मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए उसे ब्लैक सी चाहिए, जहाँ से वो सीरियल्स, मेटल्स और अपनी एनर्जी को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके।
इसके लिए उसने कीमिया लिया। नेक्स्ट, यूक्रेन जो है यूरोप से और नेटो देशों से एक लैंड बफर एरिया था, और कोई भी आदमी यहाँ पे मतलब राजा मतलब कोई भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट ये नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पे दुश्मन आके बैठ जाए, राइट। अब देखिए, जिसके पास लॉजिस्टिक होगा वही अपना मटेरियल बगैर रोक टोक के एक्सपोर्ट कर पाएगा वर्ल्ड में। इसलिए ज्योग्राफी जरूरी है। हिस्ट्री से अब लेते हैं उदाहरण। अभी हमने देखा ट्रेड यानी कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंड नाउ हिस्ट्री इज द थर्ड एंगल ऑफ द वार। रशिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है यूक्रेन के साथ। सोवियत एरा के समय में रशिया वॉज द पार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉज द पार्ट ऑफ द रशिया, जो आज रशिया हो गया, मतलब यूएसएसआर टूटने के बाद। यूक्रेन के जो था वो उसका वीट का और इंडस्ट्रियल हब था यूक्रेन का और रशिया का। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर को तोड़ने वाले कौन था? यूएसए। इसलिए यूएसए इज वन ऑफ द कैरेक्टर इन दिस वार स्टेज। तो यूक्रेन अलग हो गया रशिया से। और लास्ट जो कारण है इस युद्ध का, वो कारण है कि नेटो ने धीरे धीरे यूक्रेन को बहला के फुसला के अपने साथ खींचने की कोशिश की। तो ये तो कारण है। और ये कारण क्यों बन रहे हैं, इसको हमने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि नेचुरल अलायंस कौन से हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, और इमीडिएट नेचुरल एनिमीज क्या हैं, कौन है, पहली चीज। अब ये जो गेम है ये हो रहा है बाइपोलर नहीं, मल्टीपोलर पोलर पावर सेंटर्स बनने की तैयारी। और यही कारण है इसका समझने का कि रशिया यूक्रेन वॉर फॉरेन पॉलिसी के अनुसार क्या है। सॉल्यूशंस भी अगर हम देखें तो एवरी वार हैज़ टू बी एंडेड बाय अ नेचुरल टॉक। समझौते होंगे। होना क्या है कि यूक्रेन दो हिस्सों में बंट जाएगा। जो रशिया के पास है वो रशिया के पास चला जाएगा, बाकी यूक्रेन के पास। यूक्रेन को जो प्रोटेक्शनिज्म के सीकिंग प्रोटेक्शन पे गया हुआ है उस मोड से उसे बाहर आना पड़ेगा। उसे दोबारा बफर जोन बनना पड़ेगा। इसमें रशिया का मिलिट्री एक्सपेंसेस की वजह से उसको समझौते करके चीपर ऑयल और बहुत सारे उसको वहाँ मिनरल्स मिलेंगे
जिससे आज तो उसकी इकोनॉमी कम हो गई लेकिन आगे फिर बढ़ेगी। ये सारा खेल ट्रेड्स की वजह से होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी में मेरा हित यानी कि मेरा व्यापार। दुनिया की हर लड़ाई व्यापार के ऊपर ही शुरू हुई है और व्यापार की वजह से ही शुरू होगी। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।